हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा आर्डिनल इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट पार्ट बी के इंडियन जीके, जनरल साइंस एंड राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंतर्गत मैंने 18 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और वो केवल राजस्थान जीके के थे। तो 18 प्रश्न मैं राजस्थान जीके के ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आज मैं आपसे 21 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लूँगा, तो टोटल आपके हो जाएंगे 39 क्वेश्चंस। इसके बाद आप 48 में से 39 क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बचे हुए 9 क्वेश्चंस, अगर आपको इसके अलावा कुछ याद है तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं उनको भी कवर कर लूँगा और एक प्रॉपर फिर एक फाइनल वीडियो बना के आप अपने मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक पोल कंडक्ट कराऊंगा, उस पोल के अंतर्गत मैं ये क्वेश्चन डाल दूंगा कि किसके कितने सही हो रहे हैं और उसके आधार पे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो है एक एक्यूरेट आइडिया लग जाए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं, इसका मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस बार मैंने जो पीपीटी है वो इस तरह बनाई है, इस लेक्चर में आपको आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं एक साथ कवर करवा दूंगा। जैसे अगर आप स्टेनो वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से मिलेंगे जो आ सकते हैं, संभावित प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अराउंड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था जो बाइडेन अमेरिका के कौन से क्रमांक के राष्ट्रपति हैं, तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं एक साथ डिस्कस कर लूँगा ताकि आपको अलग से प्रिपरेशन ना करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका आंसर होगा 46। जो बाइडेन अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट है। अब देखिए, अब ये तो पूछ लिया गया अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। अब आपकी अगर आपका स्टेनो का एग्ज़ाम होना बाकी है, ठीक है, स्टेनो हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक है, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड हो गया, CA2। इसके अलावा भी आपके बहुत से एग्जाम बचे हैं आरवीएनएल के अंतर्गत जो IBPS करवाएगी अभी, ठीक है। अभी तक उनकी डेट आई नहीं है तो अभी सॉरी, अभी एग्जाम्स हुए नहीं है तो अभी एग्जाम आरवीएनएल को करवाने हैं। तो इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ नोट बनाया, अमेरिका के 46 राष्ट्रपति तो है बाइडन और कमला हैरिस है 49th, ये देना ब्लू में लिखा हुआ है 49th। कमला हैरिस 49th वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। इन्होंने 49th वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की है कमला हैरिस ने। मैं कमला हैरिस की बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्योंकि भारत से भी इनका रिलेशन है, तो इसलिए इन पे क्वेश्चन बनना मतलब इन पे आपको सारे क्वेश्चंस रट के जाने कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, ये कहाँ कहाँ की गवर्नर वगैरह रही है। मैं जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उनको कवर कर देता हूँ यहीं पे। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक रैंकिंग वाली महिला निर्वाचित अधिकारी। आज तक अमेरिका में कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी, राष्ट्रपति तो छोड़ ही दीजिए, महिला उपराष्ट्रपति भी नहीं बनी अभी तक। तो ये याद रखिएगा, अमेरिका में आज तक केवल पुरुष उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बने हैं। पहली महिला जो आपको दिख रही है ना उपराष्ट्रपति, वो है कमला हैरिस। पहली अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी है ये और पहली एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने कवर किया था किस किस को, कमला हैरिस एंड आपके जो बाइडेन है इनको। जो टाइम मैगजीन है ये अमेरिका की एक कंपनी द्वारा प्रकाशित होती है और बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है। और ये हर साल पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है उस इंसान को जिन्होंने उस साल सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इवेंट्स को, मतलब जिनकी बदौलत बहुत से इवेंट्स इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो इस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो बाइडेन, जो लास्ट ईयर मतलब नवंबर में इलेक्शन हुआ था तब चुने गए थे। तो ये 2020 का जो है इनको उस वक्त चुना गया था टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। वैसे तो टाइम मैगजीन केवल राष्ट्रपति को ही कवर करती है, लेकिन टाइम मैगजीन ये मानती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो भेदभाव वाली नीति अपनाते थे, तो उनको हराने में कमला हैरिस का भी बहुत योगदान है, इसलिए उन्होंने पहली बार उपराष्ट्रपति को भी कवर किया है। ये भी याद रखना, टाइम मैगजीन ने फर्स्ट टाइम किसी उपराष्ट्रपति को भी कवर किया है, क्योंकि वो मानते हैं टाइम मैगजीन के एडिटर्स कि जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी ने मिल के डोनाल्ड ट्रंप को हराया है और ये एक ऐतिहासिक घटना है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा
आपका अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइम मैगजीन के कवर पे किसका नाम आया है 2020 में पर्सन ऑफ द ईयर पे, तो आपको दोनों का नेम लिखना है, केवल जो बाइडेन नहीं लिखना, कमला हैरिस भी लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार मैंने कोशिश की है कि आपको चित्रों के जो पिक्चर के माध्यम से ज़्यादा समझाऊं, उससे ज़्यादा याद रहता है। तो मैं जो भी पीपीटीज बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि पिक्टोग्राफी को और ज़्यादा एलेबोरेटेड हो। केवल आंसर बता के नहीं जाऊंगा, आपको उसके आसपास के सारे प्रश्न भी बता दूंगा, जिससे आपकी एक ओवरऑल अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इस वीडियो के आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ हो और उनको पता चल सके कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो जो स्टेनो, सीए, कमर्शियल असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, ये बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी तैयारी इस वीडियो के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं कि ऐसे प्रश्न आएंगे। मुझे नहीं लगता एएन जेईएन जितना टफ पेपर आएगा आपका, इतना नहीं आएगा। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आपका पेपर इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का जो नॉन टेक्निकल पेपर था वैसा रहने वाला है। ठीक है, जेईएन ईएन बहुत ऊंची पोस्ट होती है, ठीक है, अच्छी पोस्ट होती है, उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, तो उनकी मजबूरी है कि उसको पेपर वो थोड़ा टफ बनाते ही हैं। ठीक है, आईबीपीएस वाले वो पेपर थोड़ा टफ बनाते ही हैं, एईएन का तो खासकर टफ बनाते ही हैं, क्योंकि वो थोड़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब। पेंच अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, पेंच अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। सीधा सीधा वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा था मध्य प्रदेश, आपको वो टिक करना था। ठीक है, अब देख लेते हैं नोट क्या है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। पेंच अभ्यारण्य बोलो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान बोलो, एक ही बात है यहाँ पे। यह मध्य प्रदेश के सिवनी, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है ना, उसके अंतर्गत खासकर ज़्यादातर एरिया सिवनी जिले में आता है इसका पेंच अभ्यारण्य का। सिवनी जिले को मोगली लैंड बोलते हैं, सिवनी जिले को। ऐसा माना जाता है कि जो रुडयार्ड किपलिंग थे ना, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक कहानी लिखी थी, जिसका नाम था द जंगल बुक। आपने ये मूवी देखी होगी ना, जिसमें एक लड़का रहता है, ये मोगली, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये मोगली रहता है। ये इसका नाम रहता है बगीरा, ठीक है। और ये बंदर वगैरह रहते हैं, तो ये जंगल में आ जाता है गांव से। तो फिर बगीरा और आपका जो एक तो इसमें रहता है कैरेक्टर शेर खान, ठीक है, वो तो दुश्मन रहता है, वो इसको खाना चाहता है, ठीक है, ये इसको मारना चाहता है शेर खान। ये मोगली हो गया कैरेक्टर, एक बगीरा हो गया, और एक होता है बल्लू। बल्लू तो भालू रहता है, और ठीक है, बल्लू रहता है भालू। तो ये तीन चार मेन कैरेक्टर्स थे उसमें। तो ये आपको याद होगी 2016 में बहुत ही शानदार मूवी आई थी इसकी, द जंगल बुक, बहुत फेमस थी, बहुत हिट हुई थी, अरबों रुपए कमाए थे इस मूवी ने। तो इस वो जो पिक्चर बनी है ना, वो इस पे बनी है, द जंगल बुक। और द जंगल बुक किसने लिखी है, नाम याद रखना, बहुत ही फेमस राइटर, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, इंग्लैंड के राइटर थे। इन्होंने 6.5 साल भारत में रहे, ये भारत के जंगलों को देखा, और खासकर पेंच अभ्यारण्य को अच्छे से इन्होंने घूमा, इसको देखा। और पेंच अभ्यारण्य को देखने के बाद इनको ये कहानी याद आई, इनको एक कहानी सूझी, और इस कहानी का नाम था द जंगल बुक। और द जंगल बुक फिर इतनी फेमस हुई कि मतलब इसको हर जगह काफ़ी जब प्रशंसा मिली, उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले, नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो याद रखिएगा, द जंगल बुक किससे संबंधित है, सिवनी जिले के पेंच अभ्यारण्य से। यहाँ पे उन्होंने रुडयार्ड किपलिंग को ये प्रेरणा मिली थी इस किताब को लिखने की। तो ये याद रखना, ये आपके आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो भी थे इसके अराउंड मैंने कवर कर दिए। अब हम आते हैं ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में किस टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो सबसे पहले तो इसमें एक क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, सबसे पहले तो आप बता दो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ISSF, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। मैंने उनकी वेबसाइट है, आप चाहो तो उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, ये लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक को कॉपी करके जब आप जाओगे तो उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डायरेक्ट आप ISSF भी डाल दोगे तो उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको ये मेडल टैली दिखेगी। तो आप देखोगे कि भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इस बार। जो ISS शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही रैंकिंग। तो यहाँ पे भारत के 15 गोल्ड है, ठीक है, और टोटल मेडल है वो 30 है, जिसमें 9 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। तो इस बार आपसे कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बार आपसे पूछ सकते हैं कि जो इंडिया की रैंक है वो फर्स्ट आई है,
तो बताइए इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं। या पूछ सकते हैं इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते हैं। या पूछ सकते हैं कि आपके सेकंड रैंक जो है किस कंट्री की आई है। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए आप इन जितने भी आपके प्रश्न बन रहे हैं इस तरह के, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो आपको ये मेडल ये रट लेना आप, ये टेबल, इसमें से आपको एक न एक प्रश्न मिलने की संभावना है। वहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन थे, यूएस ऑप्शन था, कोरिया ऑप्शन था, पोलैंड ऑप्शन था, इटली ऑप्शन था। पर एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं वो जीते हैं इंडिया ने। ठीक है, तो उसमें राइट आंसर इंडिया आएगा। चौथे प्रश्न पे आते हैं। देखो ये प्रश्न उल्टा आया था। ये प्रश्न ऐसा आया था, दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन सी है। मैंने लिख दिया वॉन किस देश की मुद्रा है, वो तो सेम बात है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन सी है, तो उसकी मुद्रा का नाम है वॉन। ठीक है। एक ऑप्शन आता क्यात, क्यात किसकी मुद्रा है, तो क्यात तो जो है आपकी किसकी है, म्यांमार की। ठीक है। ये दुनिया की सबसे ट्रेडेड करेंसीज है, जो सबसे ज़्यादा यूज में आती है करेंसीज। उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि करेंसी की किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है अमेरिका की जो करेंसी डॉलर, उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा इस पूरी दुनिया में व्यापार करने में। तो पूरी दुनिया का व्यापार में 88% व्यापार, 88.3% जो आपकी ट्रेड होती है वो किस में होती है, वो आपकी डॉलर में होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है यूरो में। और ये जो छोटा सा देश जापान है ना, इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा इस पूरी दुनिया में। देखिए आप, इतना सा देश और पूरी दुनिया का 16%, जो लगभग 17% जो ट्रेड होता है वो जापानीज येन में होता है। तो येन बहुत ही जो है ताकतवर मुद्रा है। मतलब डॉलर के बाद यूरो, तो देखो पूरी यूरोपियन कंट्रीज का समूह है इसलिए इतना ज़्यादा परसेंट हो गया। लेकिन जापान देख लीजिए आप, उसकी करेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपके आया था साउथ कोरिया का। तो यहाँ पे अगर पूछे साउथ कोरिया 12वें स्थान पे, देखिए ट्रेडिंग में, मतलब जिसकी करेंसी से ट्रेड होता है सबसे ज़्यादा, उस लिस्ट में साउथ कोरिया मतलब 12वें स्थान पर। उनका 2% है। 2% जो ट्रेड होता है पूरी दुनिया का वो साउथ कोरियन वॉन में होता है। इंडिया का कौन सा स्थान है यहाँ पे, इंडिया का 16वां स्थान है। ठीक है, 16th रैंक है। और यहाँ पे 1.7% ट्रेड होता है पूरी दुनिया का, वो होता है इंडियन रुपीज़ में। चाइना का भी आप स्थान याद रखिएगा, चाइना 4.3% ट्रेड करता है रैनमिंबी में। लेकिन अभी भी जो सबसे ज़्यादा पावर है किस किस मुद्रा के अंदर है, डॉलर के अंदर। डॉलर ने पूरी दुनिया को डोमिनेट किया हुआ है। डॉलर को आप मतलब डॉलर से मुकाबला नहीं कर सकते, डॉलर 88% पे है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सिंबल्स भी याद रखिएगा यार, पूछ सकते हैं आगामी एग्जामिनेशन में कि बताओ यूरोपियन यूनियन कौन सी मुद्रा, जो मुद्रा इस्तेमाल करते हो उसका कोड क्या है, ISO 4217 कोड क्या है, सीधा क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो ये भी आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शिलालेख में यह वर्णित है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये थोड़ा देखो टफ क्वेश्चन था। पहली बात तो अगर जिन्होंने राजस्थान जी के अच्छे से पढ़ी है ना, तो वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों, ये राजस्थान जी के प्लस नेशनल जी के दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सम्राट अशोक आपके आते हैं, आपकी जो इंडियन जी के होती है उसके पार्ट है। भाबरू शिलालेख आपके राजस्थान जी के का पार्ट है, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है। बैराट की बीजक पहाड़ी, और ये RPSC 2010 का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको कवर किया है। ये पूरा मैंने नोट बनाया है तो आप इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैराट की बीजक पहाड़ी RPSC 2010 का क्वेश्चन है ये। से 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने सम्राट अशोक के भाब्रू अभिलेख की खोज की, शिलालेख की खोज की। और ये पटवार 2011 में पूछा गया, कॉलेज व्याख्याता 2016 के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हो ना अदर एग्जामिनेशंस के, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो मिल जाएगा एग्जाम में। भाब्रू अभिलेख अशोक को बुद्ध व बौद्ध धर्म में आस्था का अभिलेख के स्रोत माना गया। भाब्रू शिलालेख पत्थर के पहिए पर ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है। देखो इस शिलालेख में बुद्ध धम्म व संघ का उल्लेख है, ये याद रखना। और एक और क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि बताइए भाब्रू शिलालेख इस वक्त कौन से संग्रहालय में रखवा दिया गया है, या भाब्रू शिलालेख किस संग्रहालय में स्थित है इस टाइम। तो 1840 में इस शिलालेख को चट्टान से काटा और कलकत्ता के संग्रहालय में रखवा दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लक्ष्य की बुक में आप देखोगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। संग्रहालय का वर्तमान नाम क्या है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना, और जितने भी आसपास के क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं वो सब इसमें देख लेना आप।
ये नोट है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आपके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है? देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, एक तो अंकारा थी, एक इस्तानाबुल था। इस्तानाबुल भी तुर्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, तो कई बच्चे इस्तानाबुल भी लगा के आ गए। तुर्की की राजधानी है वो अंकारा है, ठीक है, ये इसका करेक्ट उत्तर होगा। इस्तानाबुल उनका एक शहर है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा मुंबई एक शहर है जो दिल्ली से ज़्यादा कमाता है, दिल्ली से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वो पॉपुलर शहर है, लेकिन फिर भी हमारी राजधानी दिल्ली है। उस तरीके से समझ लो इस्तानाबुल जो है ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उनकी राजधानी अंकारा है। अब देख लीजिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आगामी एग्जामिनेशंस में, उनको कवर कर लिया है मैंने। आपको जितने भी अपने पड़ोसी देश है उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए, उनसे हमारी कितनी बॉर्डर शेयर हो रही है, और बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन सी ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कम आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, बॉर्डर का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इनसे एक ना एक प्रश्न बनने के चांसेस है। तो अफगानिस्तान से रिलेटेड आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना, क्योंकि वो इस बार भी पूछा गया था कि ऑपरेशन देव शक्ति का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो भारतीयों को निकाला गया अफगानिस्तान से उसका नाम था ऑपरेशन देव शक्ति। तो इस तरह के प्रश्न बनते रहेंगे। अभी अफगानिस्तान इस टाइम हॉट टॉपिक है, इससे प्रश्न बनते रहेंगे, इसलिए इसको इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करते रहना। तो चलिए कंट्री देख लेते हैं। अफगानिस्तान है, इनकी कैपिटल है काबुल, हमारे से 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, और बॉर्डरिंग जो स्टेट है वो है लद्दाख। फिर हम आते हैं बांग्लादेश, इनकी कैपिटल है ढाका, हमारे से 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर लेंथ शेयर करते हैं, और यहाँ पे बॉर्डरिंग स्टेट देख लो आप ये सब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं एक दो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। चाइना, बीजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है चाइना हमसे। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य जिनसे चाइना की बॉर्डर लगती है हमारी, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर किससे होती है, किस देश से हमारी बॉर्डर सबसे लंबी है, तो वो है बांग्लादेश से हमारी बॉर्डर सबसे लंबी है, ठीक है। तो इस तरह ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको एग्जामिनेशंस के टाइम जो है इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े, फटाफट मोबाइल से पढ़ पढ़ा के जो अपना तैयारी कर सको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है, एक तो पहली बात तो आप जब पढ़ोगे ना करंट अफेयर्स, तो जल्दी से ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम मिलते हैं बेसिकली। और ये आपको पता है इंडियन जीके बहुत बड़ी है, इंडियन जीके का तो वैसे ही कोई अंत नहीं है, करंट अफेयर्स का तो बिल्कुल अंत नहीं है। आपको आईएएस लेवल का पढ़ना पड़ेगा अगर आईबीपीएस के करंट अफेयर्स करने हैं तो। एईएन में तो ऐसा हो गया था, ठीक है, एईएन में तो इतने टफ करंट अफेयर्स थे कि 2019 के भी पूछे थे, जो कि केवल आईएएस में पूछते हैं, 2-3 साल के करंट अफेयर्स आईएएस में आते हैं, पर इस बार एईएन में पूछे गए थे। तो यार करंट अफेयर्स का तो ऐसा है कि आप जितना करो उतना कम है। जो आपको जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा हो ना उसको जरूर करके जाना, जो आपको लग रहा है कि आने लायक है, आप इस पेपर को देखो और अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके हिसाब से काम करो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, बीपीसीएल ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर करने और उनके सवालों मुद्दों के तेजी से समाधान के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक पर आधारित चैटबॉट तैयार किया है। उस चैटबॉट का नाम क्या है? तो देखिए उस चैटबॉट का नाम है ऊर्जा। वहाँ ऑप्शन क्या कहते हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक ऑप्शन था साथी, ठीक है, साथी ऑप्शन था एक। देखिए साथी जो है ना वो किसके लिए है? कोविड के लिए, कोविड हेल्प के लिए। कोविड से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो साथी, साथी चैटबॉट का यूज़ करना पड़ेगा आपको, साथी चैटबॉट। तो याद रखना है साथी कोविड से रिलेटेड है, ऊर्जा जो है आपके आपके बुकिंग वगैरह से रिलेटेड है, गैस वगैरह की बुकिंग। और ये बीपीसीएल ने, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया। उसकी फ़ोटो इस तरह है, ये एक गर्ल की इमेज इसमें, ठीक है, ये है चैटबॉट, ये गर्ल ही जो चैटबॉट है, इस तरह बनाया गया इसको, इसकी इमेज है ये, ठीक है। और इसके नंबर भी आप याद रख सकते हो, 1800224344, ठीक है। देश और तेल और गैस इंडस्ट्री में इस तरह की पहली सुविधा है, मतलब ये पहला चैटबॉट बना है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। वह चैटबॉट तो काफ़ी सारे बनते रहते हैं, लेकिन ये फर्स्ट चैटबॉट था इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि चैटबॉट एआई और एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की क्षमताओं के साथ एक तरह का वर्चुअल असिस्टेंट है। ऊर्जा चैटबॉट 600 से अधिक उपयोग के मामलों में प्रशिक्षित है। वर्चुअल असिस्टेंट एलपीजी बुकिंग, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एलपीजी बुकिंग, कीमत और पेमेंट स्थिति, बुक किए गए एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति जैसी सेवाएं प्रदान करता है। मतलब अब आप सिलेंडर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो,
ऑनलाइन बुक करके सीधा ऊर्जा चैटबॉट का यूज़ करके आप पूछ सकते हो कि आपकी उसकी कीमत क्या रहेगी, आपका जो बुकिंग कराई है वो कब तक उसकी डिलीवरी हो जाएगी सिलेंडर वगैरह की, ये सब काम आप इस चैटबॉट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो देखो, मैक्सिको दक्षिण अमेरिका में नहीं आता, मैक्सिको आपके क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका में आता है। आपको अगर नॉर्थ अमेरिका का ये बना हुआ दिखा होगा तो मैक्सिमम पोर्शन तो कनाडा, फिर अमेरिका, फिर ये मैक्सिको आपको दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम पोर्शन तो कनाडा और अमेरिका के पास है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है उसमें, और मैक्सिको उसके नीचे आता है। आपने सुना होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको वॉल बनवा रहे थे, एक वॉल बनवा रहे थे ताकि मैक्सिको के जो इमिग्रेंट्स है, मैक्सिको के जो लोग हैं वो अमेरिका में घुस ना पाए। क्योंकि अमेरिका की एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि मैक्सिको से जो है ना लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उनके बॉर्डर में घुस जाते हैं अमेरिका के में, और वहाँ रहने लग जाते हैं, इलीगली रहने लग जाते हैं। तो इसलिए अमेरिका ने डिसाइड किया था, डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने डिसाइड किया था कि एक वॉल बना देंगे ताकि लोग आ ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा कौन सा नहीं है, मैक्सिको नहीं है। पेरू, बोलीविया और गुयाना ये ऑप्शन में थे। पेरू भी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा, बोलीविया भी है, गुयाना भी है। और ये जितनी भी कंट्रीज मैंने देखी है, सारी कंट्रीज आपकी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है। ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया, चिली हो गया, वेनेजुएला हो गया। झंडा भी आप देखते चलना, पूछ सकते हैं झंडे से भी एक दो प्रश्न, और इनके नेम वगैरह देखते रहना। इक्वाडोर, बोलीविया। अब मान लो मैक्सिको का गया, कल को पूछ सकते हैं बताओ पराग्वे, पराग्वे किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बताना है दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है पराग्वे। तो ये आपके जितने भी देश है, गुयाना, सरीनेम, उरुग्वे, पराग्वे, फ्रेंच गुयाना, अरूबा, ठीक है, कुरैको, फाल्कलैंड, ये सब आपको याद रखना है। त्रिनिदाद एंड टोबैको, कैरेबियन, जो कैरेबियन प्रायद्वीप से, ये सब, तो ये सब आपके दक्षिण अमेरिकी आपके कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो भाई बेकिंग सोडा को बोलते हैं NaH। आप याद रखना, इसको देखो किस ट्रिक से याद कर सकते हो। H मतलब है जिसको हम खा सकते हैं, और अगर यहाँ पे Na2CO3 आ जाता है, Na2CO3, Na2CO3 मतलब क्या होता है, खाने का सोडा, सॉरी कपड़े धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर, जो जिससे वॉशिंग पाउडर वगैरह बनते हैं ना, वो Na2CO3 से बनता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, और ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। ठीक है, धावन सोडा मतलब होता है धोने का सोडा जिससे कपड़े धोए जाते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इसको, सोडा ऐश और सोडा क्रिस्टल भी इसी को बोलते हैं, किसको, Na2CO3 को। पर हमारा प्रश्न क्या था, बेकिंग सोडा था, इसको बोलते हैं NaHCO3, याद रखना ये। बेकिंग सोडा NaHCO3 है, धोने का सोडा है Na2CO3। जितने भी आपके केमिकल कंपोनेंट्स है, जितने भी आपके फॉर्मूलाज बन सकते हैं, उन सब की लिस्ट मैंने ये आपको दे दी है। देखो, सोडियम, पानी, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताओ, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे आप अल्कोहल का देख लो, फिर सल्फेट ग्रुप, हाइड्रोजन सल्फाइड, NaCl नमक का, ठीक है, ऑक्सीजन का, इथेनॉल का, विनेगर का, फिर आपका अमोनिया का। तो ये भाई ये सारी लिस्ट है, इसको अच्छे से रट के जाना। एक ना एक प्रश्न आपके 200% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक न एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा एग्जामिनेशन में, तो ये सारे एक बार देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ऐसा पदार्थ बताओ जो प्रकृति द्वारा गलाया नहीं जा सकता, या गलाएगी तो बहुत ज़्यादा समय बाद गलाएगी। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है भाई, प्लास्टिक होता है। वहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आया था, फूल दे रखा था, मैंने बस प्लास्टिक पढ़ते ही प्लास्टिक पे लगा दिया था, मैंने ज़्यादा देखा नहीं फिर। तो अदर ऑप्शन मुझे पता नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन फूल था, इतना मुझे याद है। फूल तो आराम से बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक जो होता है, जो प्रकृति उसको गला नहीं सकती, प्रकृति उसको ख़त्म नहीं कर सकती, उसको ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा समय, सदियाँ लग जाती है प्लास्टिक को डिग्रेड होने में, इसलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। मतलब ये आसानी से प्रकृति द्वारा ख़त्म नहीं किए जा सकते, और कहीं तो बिल्कुल ही नहीं होते, कहीं प्लास्टिक तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो प्लीज़ प्लास्टिक का कम से कम यूज़ कीजिए, ताकि हम एनवायरनमेंट को सेव कर सके। आपको ये दिख रही हो दो इमेजेस, ये जो पक्षी है बेचारा प्लास्टिक का ये कुछ टुकड़ा खा रहा है, और ये बच्चे हैं जो देखो, ये नदी है जिसमें खेल रहे हैं, लेकिन नदी में केवल प्लास्टिक प्लास्टिक पड़ा है, कुछ इधर उधर जाने की जगह भी नहीं बची है। तो
एनवायरनमेंट को अगर सेव करना है तो प्लास्टिक का कम से कम यूज़ कीजिए, और जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं ना उनका यूज़ करो। ठीक है, प्लास्टिक की जगह आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो प्रकृति जिनको गला सकती हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। यकृत से विषहरण। तो क्वेश्चन था भाई, यकृत से डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है विषहरण। मतलब मान लो हमारे खून में कुछ ऐसे पदार्थ है, अशुद्धियाँ अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, अशुद्धियाँ हमारे खून में आ गई, ठीक है, तो उन अशुद्धियों को कौन निकालता है शरीर से, कौन फिल्टर करता है उन सबको? तो ये जो हमारे यकृत होता है ना, इमेज दिख रही है आपको, तो ये जो इमेज है इसके अंदर आपको ये लीवर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये लीवर का काम होता है हमारी जितनी भी अशुद्धि है उनको साफ करना। किडनी भी करती है देखो, लेकिन मेजर काम लीवर का होता है। किडनी भी थोड़ा बहुत डिटॉक्सिफिकेशन करती है। आप सोच सकते हैं भाई किडनी भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें प्रॉपर तरीके से जो काम करता है ना, जो जो बहुत ज़्यादा मतलब सफाई का कार्य करता है, वो यही करता है यकृत। किडनी भी करती है लेकिन उस लेवल पे नहीं करती जितना लीवर करता है, ठीक है, उस लेवल पे नहीं कर सकती। लीवर आपका शरीर का बहुत ही बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है एक तरह से। और इसके बाद हम देख लेते हैं लीवर के कार्य, ठीक है। अब आपको यहाँ पे विषहरण का पूछ लिया, कल को आपको पूछ सकता है भाई साहब कि बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट का सेवन कौन करता है, कौन सा अंग करता है, इस तरह पूछा जा सकता है। तो मैंने लीवर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे देखो कवर कर लिए यहाँ पे। ये 10 पॉइंट है लीवर से रिलेटेड, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिए तो लीवर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लीवर के काम ये पढ़ लेना, ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन शरीर के लिए ईंधन का जो संग्रहण करना होता है, आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त धारा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, प्रवाहित हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था आपके ये, रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो भाई रामप्रकाश थिएटर की स्थापना, प्रथम पारसी थिएटर था ये, पहली बात तो आपको याद रखना है, प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच है। इसकी स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाई गई 1878 में। और अब ये उसकी हालत है देखो, ये टूटी हुई फर्श वगैरह ये सब जो है, ये उसकी हालत हो चुकी है। कभी ये जयपुर की शान माना जाता था। इसके अंदर लोग चोरी करके टिकट लेके आते थे, मतलब लोग चोरी करके, टिकट के पैसे नहीं होते थे, तो इस थिएटर में नाटक देखने की वजह से जयपुर में चोरियां बढ़ गई थी। इतना फेमस थिएटर था ये रामप्रकाश थिएटर। तो इस चीज़ के आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार थिएटर रहा है, बहुत अच्छा इतिहास रहा है इसका। लेकिन अभी जो है आज़ादी के बाद इसके स्वामित्व को लेकर लड़ाई हो गई राजा महाराजाओं में, जो भी थे इनके परिवार के सदस्य, तो उनके आपस में जो लड़ाई हो गई कि ये किसका रहेगा, किसका अधिकार है इस पे, तो उस चक्कर में जो है, उस विवाद के चक्कर में इसको बंद करना पड़ा। और अब देखो ये धूल फांक रहा है, ये मतलब इसका वेस्ट हो रहा है पूरा मटेरियल। जबकि ये कभी राजपुताने की शान था, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित होते थे, अंग्रेज यहाँ पे 7-7 दिन तक लगातार प्रोग्राम देखे जाते थे। जब भी कोई बड़े अधिकारी आते थे, कोई भी बड़े राजा आते थे अतिथि, वो इसी रंगमंच के प्रोग्राम देख कर जाते थे। बहुत फेमस रंगमंच रहा है प्रथम पारसी थिएटर, इसका नाम आप याद रखना। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं अगले जो आपके एग्जाम्स होगी उसमें, कि प्रथम पारसी थिएटर कहाँ पे स्थित है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे। डायरेक्ट नाम नहीं देंगे, प्रथम पारसी थिएटर पूछ लेंगे, तो इस तरह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, ये उनकी इमेज है, हरिभाऊ उपाध्याय। गांधीवादी इंसान थे, काफ़ी ज़्यादा उनके विचार गांधी जी के विचारों से मिलते थे, इनको गांधीवादी नेता माना जाता है। और ये हिंदी को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, याद रखना, हिंदी को उन्होंने काफ़ी समर्थन दिया, तो हिंदी का ये बहुत समर्थन करते थे हरिभाऊ उपाध्याय, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये 13 प्रश्न तो ऐसे थे जिनके आंसर मुझे अच्छे से पता थे। ये जो प्रश्न है ना जो मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ एक के इसमें मुझे आंसर पता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वही आंसर होगा, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स मिल रहे हैं अलग अलग जगह से, तो मैंने इसलिए इनके आंसर लिखे नहीं है। अब एक चीज़, प्रश्न मुझे अच्छे से याद है, या तो वहाँ देवगांव था या देवभूमि था, ठीक है, ये दो टर्म्स में से एक टर्म था। किस नदी के किनारे स्थित है? अब आप एक काम कीजिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ना इसका आंसर लिख दो, और मुझे थोड़ा डिटेल में लिखना कि देवगांव कहाँ है, कहाँ स्थित है, उसका एक तो जिला वगैरह बताना,
ठीक है, आसपास की यहाँ नदी पूछिए, मुझे जिला भी बताना, ताकि गूगल पे मैं सर्च कर सकूँ। गूगल मैप के थ्रू मैं सर्च कर लूँगा कि हाँ वहाँ पे कोई ऐसा एरिया है या नहीं है। क्योंकि मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ देवगांव, तो ये अलग अलग जगह बता रहा है, क्योंकि देवगांव नाम के बहुत सारे जो आप देखना जगह मिल जाएगी आपको, राजस्थान में बहुत सारे देवगांव मिल जाएंगे। तो किस देवगांव की बात हो रही है मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पे। इसका आंसर मुझे आता भी नहीं था बेसिकली, इसलिए मैंने इसका आंसर लिखा नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करो मुझे। नागर किस नदी के किनारे पे स्थित है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दो। मैं इन सबको कवर कर लूँगा, एक प्रॉपर बड़ी वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगा, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग सबके, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन इसका आंसर आप मुझे बताओ, अगर किसी को याद है तो प्लीज़ इसका आंसर शेयर करो मुझे कमेंट सेक्शन में। एक जो क्वेश्चन आया था, मुझे पूरा याद नहीं है, मुझे इतना याद है कि उसमें ऐसा पूछा गया था कि राजस्थान कृषि योजना में कौन सी उसकी उप योजना नहीं है। ऑप्शन बता देता हूँ, रेन रिजर्वायर था एक, सॉइल हेल्थ कार्ड था, अदर ऑप्शन थे कुछ, 3 ऑप्शन और थे, ठीक है 5 ऑप्शन थे। रेन रिजर्वायर, सॉइल हेल्थ कार्ड, 3 ऑप्शन और। अब आप मुझे प्लीज़ इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन अगर किसी को याद है तो प्लीज़ वो मुझे ना इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख के दे दे, ताकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लूँ। अब मुझे क्वेश्चन पूरा याद नहीं है, तो इसलिए मुझे जो ऑप्शंस याद थे और जितना मुझे याद था उतना मैंने लिख दिया आपके सामने। इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दो। ये क्वेश्चन मुझे याद है अच्छे से, लेकिन मुझे इसका उत्तर मिल नहीं पा रहा है। राजस्थान सरकार ने आरटी के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की है। इनसे संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु सरकार ने क्या लॉन्च किया है? टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है, वेब पोर्टल है, मोबाइल एप्लीकेशन है। 3 ऑप्शन मुझे याद है, 2 मुझे पता नहीं क्या थे। अब इनमें से क्या उत्तर आएगा? मुझे पहली बात तो मैंने काफ़ी सर्च करा तो मुझे ये स्कीम मिल नहीं रही है, तो प्लीज़ आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बता दो। कमेंट कर दो कि भाई सर ये स्कीम थी, ठीक है, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च वगैरह किया इस क्वेश्चन को, मुझे मिल नहीं रहा है। तो आप, अगर किसी को ये क्वेश्चन याद हो तो आप प्लीज़ उसका आंसर बताओ, और उसका आंसर बस आप केवल ये मत भेजो कि वेब पोर्टल था, उसका लिंक वगैरह अगर आपके पास हो तो प्लीज़ वो भी शेयर कर देना, ताकि मैं उसको वेरीफाई कर सकूँ कि आपका जो उत्तर है वो सही है, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख के भेजना अच्छे से कि सर ये यहाँ पूछा गया, इस दिन ये लॉन्च की गई थी, इस तरह कोई डेट वेट डाल के भेजना, ताकि अच्छे से कंफर्म हो सके कि जो आपने उत्तर भेजा है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान सरकार ने माइका निर्यात हेतु किससे एग्रीमेंट किया है? इस तरह का कुछ प्रश्न था यार, माइका दे रखा था कुछ और एग्रीमेंट वगैरह का कुछ वहाँ दे रखा था, तो मैंने वहाँ पे सेल, राउरकेला इस्पात प्लांट, तेलंगाना सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, इस तरह के ऑप्शंस थे, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ इसका भी उत्तर बताओ कि आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका उत्तर तेलंगाना सरकार होना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन अब मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ पढ़ लिया ये। तेलंगाना सरकार इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है इसका कोई और उत्तर होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताओ इसका। 18 क्वेश्चन का, ठीक है 19 पे आते हैं। वॉल टू वॉल प्रोग्राम, ये तो देखो इसका उत्तर मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत आएगा। अब आप बता देना कि आपके हिसाब से क्या आएगा। वॉल टू वॉल प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया, वो किस स्तर पे लॉन्च किया? तो ग्राम पंचायत स्तर तक के लिए लॉन्च किया है। हाँ, एक क्वेश्चन था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, पट्टिकुट्टम नाम की कोई एक, या पता नहीं कंपनी थी या क्या था, प्लेस था, तो वो उसके ऑप्शन थे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए क्या था, इंडस्ट्री के लिए क्या था, या हवाई उड्डयन निर्माण के लिए क्या था, किसके लिए किया है ये, ऐसा एक प्रश्न था। तो 20वां बताना मुझे आप। ये सब प्रश्न जितने भी 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 7 प्रश्न और 21, ये 8 प्रश्न है। वो मुझे कमेंट सेक्शन बताओ अगर आपको प्रश्न अच्छी से तरीके से याद है, तो पूरा प्रश्न टाइप करके उसके आंसर के साथ और ऑप्शन के साथ मुझे भेजना, ताकि मैं इसकी प्रॉपर एक अलग से रिसर्च करके, मैं भी अलग से रिसर्च कर लूँगा और उन क्वेश्चंस की, और एक प्रॉपर इसके बारे में फिर आपको जानकारी दे दूंगा कि इनके आंसर ये होंगे। और एक ये था, एक कोई नेशनल स्कीम पूछी गई थी, सब नेशनल स्कीम, जिसमें पूछा गया था कि वो राजस्थान के कितने संभाग में कार्य कर रही है, ऐसा कुछ प्रश्न था, ठीक है। एक नेशनल स्कीम दी गई थी, वो राजस्थान के कितने संभाग में कार्य कर रही है। मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, तो मैं इसको पढ़ भी नहीं पाया अच्छे से, इसलिए आप इसका मुझे बता देना कि इसका नेम क्या था, ठीक है। तो ये मैंने आपको 21 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए, और इसके अलावा 18 प्रश्न मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। मैं उस वीडियो को, आप आई के बटन पे क्लिक कर देना, वहाँ से आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो डाल दूंगा। तो टोटल आपके 39 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। इसके बाद आपको मैं कोशिश करूँगा कि आज ही आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर दूँ, ताकि बस आज आपको आइडिया लग जाए कि आपके कितने सही हैं, और उस हिसाब से आप जो है अपना काम कर सको। आपको टाइपिंग करनी है नहीं करनी है उसका आइडिया लग जाए।
नहीं तो आप लोगों ने पटवारी वगैरह का फॉर्म भरा होगा या फिर कंप्यूटर टीचर की तैयारी करना शुरू कर दी होगी, तो वो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सको। ठीक है, तो यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, खासकर उन बच्चों के साथ शेयर करो जिन्होंने इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है, ताकि एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।